एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फ्री माइंड। तो आज हम कक्षा 10वीं की संचयन किताब का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है टोपी शुक्ला। इसके लेखक हैं राही मासूम रज़ा जी। इनका जन्म 1 सितंबर 1927 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 मार्च 1922 में हुई थी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के दो बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। सबसे पहला है टोपी, जिसका पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, और दूसरा है ईफन, जिसका पूरा नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वही रहना चाहता है। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी माँ से मिलता है। वह उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता है। तो जो टोपी होता है उसको बचपन से ही जो अपनापन और जो प्यार है उसको अपनी दोस्त की दादी यानी कि जो ईफन की दादी थी उनसे मिला, और अपने परिवार की इनकी नौकरानी थी उनसे मिला। यही दोनों जो थे ना, वो टोपी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे। टोपी के पूरे परिवार में कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता था। जो टोपी की खुद की दादी थी ना, वो टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और टोपी भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टोपी अपनी दादी से बहुत नफरत करता था, लेकिन वो ईफन की दादी से बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। तो इस पूरे पाठ में हमारे जो मेन कैरेक्टर है ना, जो जिसके बारे में लेखक ने बात की है, वो है टोपी, और दूसरा टोपी का मित्र जिसका नाम है ईफन। जो ईफन है वो मुस्लिम परिवार से है और जो टोपी है वो हिंदू परिवार से है। ईफन और टोपी दोनों के बीच में ही बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और दोनों ही अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से किया करते थे। जो ईफन के पिताजी थे वो कलेक्टर थे और टोपी के पिताजी डॉक्टर थे। ईफन के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहे थे, परंतु उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया। ईफन के पिताजी उनके पूरे खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे। ईफन की दादी मौलवी परिवार से नहीं थी, वह एक जमींदार परिवार की थी तथा पूरब की रहने वाली थी। उनका ससुराल लखनऊ में था, जहाँ पर गाना बजाना बुरा समझा जाता था। तो जो ईफन की दादी थी ना, वो मौलवी परिवार से नहीं थी, वो ज़मींदार, उनकी जो ईफन के दादी थी ना, तो उनके जो पिता थे वो ज़मींदार थे। तो ईफन की दादी ज़मींदार की बेटी थी और उनकी शादी मौलवी परिवार में कर दी गई थी, जहाँ पर गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। मौलवी का अर्थ होता है जैसे हिंदू में पंडित होते ना, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम में मौलवी होते हैं। तो जब ईफन के पिताजी की शादी हो रही थी ना, तो उनकी जो दादी थी वो चाहती थी कि वो ईफन के पिताजी की शादी पर गाना बजाना करे, लेकिन ईफन के दादा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनके डर से वो गाना बजाना ईफन के पिता की शादी पर नहीं कर पाती हैं। ईफन की दादी को ईफन के दादाजी से केवल एक ही शिकायत थी कि वे सदा ही मौलवी बने रहे थे। ईफन की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। जब भी ईफन के जो अब्बू थे उसको डांटते थे, या फिर जो ईफन की जो बाजी थी, बाजी यानी कि बड़ी बहन, तो जब भी उसको परेशान करती थी तो दादी हमेशा ही उसका बचाव कर लिया करती थी। दादी रात में ईफन को अनार परी, बहरम डाकू, अमीर हमला, गुलब काबली, हातिम ताई जैसी अनेक कहानियाँ सुनाया करती थी। इसी कारण से उसे अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जो ईफन की दादी थी ना, जितना वो ईफन से प्यार करती थी ना, उतना ही वो टोपी से भी प्यार करती थी। टोपी से भी वह उतना ही अपने तत्व रखती थी, उसे भी कहानियाँ सुनाया करती थी। और जब भी टोपी ईफन के घर आता था ना, तो वो सबसे पहले दादी के पास ही जाकर बैठ जाता था। फिर दादी उससे पूछती थी उसकी मम्मी का हालचाल कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। जो टोपी था ना, वो ईफन के घर जाता ही इसलिए था दादी से मिलने के लिए। उसको ईफन की दादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी।
जब भी ईफन की दादी ना टोपी को कुछ भी खाने को देती थी ना, तो टोपी खाता नहीं था। इसके पीछे का कारण ये था ना, क्योंकि जो टोपी था वो हिंदू था और जो दादी थी मुस्लिम थी। इसी वजह से टोपी कुछ भी दादी अगर देती थी तो कुछ भी खाता नहीं था। इसके बावजूद भी वो दादी की बहुत इज्जत करता था, उनसे बहुत स्नेह करता था। जो टोपी था ना, उसको अपनी खुद की दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी जो दादी थी ना वो एकदम आग में घी डालने का काम करती थी। वो हमेशा टोपी को बहुत ज़्यादा सुनाती थी, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, उसको कहानियाँ भी नहीं सुनाया करती थी। और जब भी घर में कुछ भी होता ना तो वो टोपी के पीछे चढ़ जाती थी। तो इस वजह से जो टोपी था ना, उसको अपनी दादी से बिल्कुल लगाव नहीं था, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया, उसी क्षण उनके घर यहाँ तूफान आ गया। माँ से ज़्यादा उसकी दादी भड़क गई। बाद में उसकी माँ से बहुत पिटाई हुई। उसके भाई मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया था कि उसने टोपी को कबाब खाते हुए देखा, जबकि एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि जो मुन्नी बाबू थे ना, वो कबाब खा रहे थे और टोपी ने देख लिया था। लेकिन मुन्नी बाबू का झूठ अब सबने सच मान लिया और टोपी के पास अपनी सफाई देने का कोई रास्ता नहीं था। और इसकी वजह से, क्योंकि उसने अपने घर में अपनी मम्मी को गलती से अम्मी बोल दिया, तो फिर उसकी मम्मी ने उसको बहुत पिटाई की और सबसे ज़्यादा उसकी दादी भड़क गई थी। दादी इसलिए बहुत ज़्यादा भड़क गई थी क्योंकि उन्होंने अम्मी जो शब्द है ना, ये मुस्लिम शब्द है, तो जो मुस्लिम होते हैं वो मम्मी को अम्मी बोलते हैं, तो इसीलिए उनकी दादी को इस पे और ज़्यादा क्रोध आया और ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उसके बाद जैसे ही मुन्नी बाबू ने कहा ना कि उन्होंने टोपी को एक दिन कबाब खाते हुए देखा, तो उसकी दादी फटाफट से टोपी से दूर भागने लगी कि छी छी छी, तुमने कबाब खाया है, अरे 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 नहीं नहीं। फिर उसके बाद टोपी की बहुत ज़्यादा धुलाई होती है। उसकी मम्मी उसको बहुत मारती है क्योंकि उसने अम्मी कहा था अपने घर में। फिर घर वालों को पता चलता है कि जो टोपी है उसने एक मुसलमान लड़के से दोस्ती कर रखी है, तो उसके घर वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर अगले दिन टोपी स्कूल जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पर स्कूल जाकर वो ईफन को ये सारी घटना बताता है। भूगोल के चौथे पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए। भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी, तो जब ज्योग्राफी का 4th पीरियड था ना, तो दोनों स्कूल से भाग जाते हैं। फिर वो पंचम की दुकान से केले खरीदते हैं। टोपी केवल फल खाता था, इसलिए उन्होंने केले खरीदे थे, क्योंकि जो टोपी था ना एकदम प्योर वेजिटेरियन था, वो नॉन वेज नहीं खाता था। इस वजह से टोपी ईफन से कहता है कि क्यों ना वह अपनी दादी बदल ले। ईफन ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी दादी हैं वो उसके पिता की मम्मी भी तो है। फिर उसके बाद ईफन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्द मर जाएगी, क्योंकि बूढ़े लोग तो जल्दी मर जाते हैं। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी ईफन को कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे एकदम ऑपोजिट हो जाता है। ईफन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी, और यहाँ पर क्या होता है कि जो ईफन की दादी है उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर शाम को जब टोपी ईफन के घर जाता है तो उसको ईफन का पूरा घर एकदम सन्नाटा सा लगता है। उसको ईफन का पूरा घर सन्नाटा सा इसलिए लगता है ना, क्योंकि जो टोपी था वो ईफन के घर जाता था सिर्फ और सिर्फ दादी से मिलने के लिए। दादी से वो ढेर सारी बातें करता था। उसको ईफन की दादी से अत्यधिक स्नेह था। ईफन के घर पे बहुत सारे लोग थे क्योंकि ईफन की दादी की मृत्यु हो गई थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने ईफन से कहा, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी की मृत्यु हो गई होती ना तो ज़्यादा अच्छा होता। उसने ऐसा क्यों कहा? टोपी ने ऐसा इसलिए कहा ना, क्योंकि टोपी को अपनी दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी दादी से नफ़रत करता था। उसकी दादी ना उसको कहानियाँ सुनाती थी, ना उससे बात करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। इस वजह से टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ईफन की दादी जब मरने लगी तो वह अपने माँ का घर याद करने लग गई। ईफन उस समय स्कूल गया हुआ था जब उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी, तो ईफन उस वक्त स्कूल में था। उस वक्त वो डिस्कस कर रहे थे कि टोपी बता रहा था कि कल मुझे मेरी मम्मी ने बहुत मारा क्योंकि मैंने अपने घर पे अपनी मम्मी को गलती से अम्मी बोल दिया। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। जो ईफन
था, उसको अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह रात को उसको कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी पूर्विया भाषा बोलती थी जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। टोपी को भी उसकी दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी। टोपी को भी जो ईफन की दादी की जो भाषा थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। टोपी को ईफन की दादी अपनी माँ की जैसी लगती थी, क्योंकि जो ईफन की दादी की जो भाषा है ना, उसकी माँ भी कुछ वैसे ही भाषा बोलती थी। उसको ईफन की दादी की भाषा ने एकदम मीठे गुड़ की तरह लगती थी। जो टोपी था ना, उसको अपनी दादी से सख्त नफरत था। वह ईफन के घर जाकर उसकी दादी से ये बात करता था। अपनी दादी से टोपी बात नहीं करता था, वो ईफन के घर पे जाके ईफन की दादी से बात करता था। अब एक प्रश्न आता है, कस्टोडियन। तो देखो, कस्टोडियन का मतलब होता है सरकारी कब्जा। दादी के पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। इस पर मालिकाना हक भी ना रहा, इसीलिए वह घर सरकारी कब्जे में चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, तो आप ये लिख कर आओगे। फिर क्या होता है ना, जब दादी की मृत्यु हो जाती है तो जल्दी जो ईफन के पिता है ना, उनका तबादला हो जाता है। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफ़र। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से वह किसी भी ऐसे लड़के को अपना मित्र नहीं बनाएगा जिसके पिता की नौकरी की बदली हो जाती है, यानी कि जिसके फादर की ट्रांसफ़र हो जाता है ना, उसको कभी भी अपना मित्र टोपी नहीं बनाएगा। ईफन के जाने के बाद अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके पास कोई भी मित्र नहीं था जिससे वो बात करे, क्योंकि जब ईफन था तो हमेशा वो ईफन के घर चला जाता था, उसकी दादी से बात कर लिया करता था। अब क्योंकि ईफन चला गया तो वो एकदम अकेला हो गया। अब जनरली अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, वो चला जाए, ठीक है, उसके फादर के ट्रांसफ़र हो जाए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। तो ठीक है, ऐसा ही कुछ टोपी भी महसूस कर रहा था। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। तो उसके बाद उस शहर में जो दूसरे कलेक्टर आए थे ना, उनका नाम हरिनाम था। उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़कों में से किसी एक ने भी टोपी के साथ मित्रता करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू केवल अंग्रेज़ी बोलता था। तो जो नए कलेक्टर के 3 बच्चे थे, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू, उनमें से किसी ने भी टोपी को अपने पास तक फड़कने नहीं दिया। ये जो तीनों बच्चे थे ना, तो वो टोपी को उन्होंने अपने पास तक नहीं आने दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसीलिए वह बंगले में घुस गया। उस समय वो तीनों क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हो गया। तो अब नया कलेक्टर क्योंकि शहर में आया था, तो टोपी जाता है उनके बंगले पे। अब जो माली और जो चपरासी थे ना, तो टोपी का तो डेली आना जाना था, तो वो उसको जानते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको घर के अंदर घुसने दिया। फिर वहाँ पे जो उनके कलेक्टर के जो तीनों बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। फिर वहाँ पे टोपी ने उन लोगों से बात की, तो फिर टोपी और उन बच्चों का ना झगड़ा हो गया। फिर डब्बू ने क्या किया, डब्बू ने अपना जो कुत्ता है ना, जिसका नाम अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पटे में 7 सुइयाँ लगी तो उसे होश आ गया। फिर उसके बाद क्योंकि कुत्ते ने उसको काट लिया तो उसको पूरी 7 सुइयाँ लगी। फिर उसने कभी भी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं देखा। फिर कभी भी वो कलेक्टर के बंगले पर वापस कभी नहीं गया। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर किया। यानी कि जो सीता थी ना, उसके घर की नौकरानी, उससे बात करता था। जो भी उसको अपनी बात, दिल की बात करनी थी, तो वो उससे बात करता था। सीता उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसका दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य उसे बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा कोट मिला। मुन्नी बाबू टोपी के बड़े भाई हैं। तो अब क्या होता है, घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको जो उसके बड़े भाई बहन होते हैं ना, उनके कपड़े दे दिए जाते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया। टोपी को उसके बड़े भाई का कोट दे दिया गया। टोपी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने वह कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया। उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दे दिया। अब उसकी दादी बिल्कुल, क्योंकि टोपी से इतना लगाव नहीं रखा करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। जैसे उसने वो जो कोट था वो उसके घर की नौकरानी को दे दिया। अब क्योंकि नौकरानी को अब एक बार दे दिया तो ऐसा भी नहीं कि वापस ले सकते हैं। तो उसकी दादी ने कहा
कि अब पूरी सर्दी तुम बिना कोट के बिताओगे। टोपी 9वीं कक्षा में 3 बार फेल हो गया था। तो एक्चुअली वो 2 बार फेल हो गया था, तीसरी बार उसने फाइनली एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लग गई। जिस समय वह पढ़ने बैठता उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाना होता था, और वो सामान जो भी मंगवाते थे ना, वो नौकरों से नहीं मंगवाया जा सकता, इसलिए टोपी जाता था। स्कूल में भी उसे अध्यापकों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अध्यापकों ने उसके 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नज़रअंदाज कर दिया। पिछले दर्ज के छात्रों के साथ बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कोई भी बच्चा उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाता था, क्योंकि टोपी फेल हो गया था। और अगर टोपी को कभी भी कोई उत्तर आता था, वो हाथ ऊपर करता था, तो जो टीचर्स थे उससे पूछते नहीं थे, वो कहते थे कि तुमसे तो हम अगले साल पूछ लेंगे, जिस चीज़ से टोपी को बहुत बुरा लगता था। और अगर कक्षा में कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता था तो अध्यापक टोपी का एग्जाम्पल देते थे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम भी टोपी की तरफ फेल हो जाओगे। जो टोपी था, एक बार तो वो इस वजह से फेल हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसको टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से वो परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख नहीं पाया और फिर वो फेल हो गया। अब क्लास में उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने लग गई, बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लग गए, टीचर्स भी मजाक उड़ाने लग गए। तो अब फाइनली टोपी ने ये निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइफाइड क्यों ना हो जाए, मैं कितना भी बीमार पड़ जाऊं, इस बार तो मैं कक्षा 9वीं पास करके ही रहूँगा। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी में 9वीं पास कर ली। अब क्या हुआ कि 9th क्लास उसने 3rd टाइम पास कर लिया था, 3rd डिवीज़न से। श्रेणी का मतलब होता है 3rd डिवीज़न। उसकी 9वीं पास करने पर दादी ने कहा कि रफ्तार अच्छी है, यानी कि फिर उसकी दादी कहती कि रफ्तार अच्छी है, कि बहुत जल्दी तुमने पास कर लिया, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आ गए तीसरी बार में भी। उसकी दादी बेसिकली उसका मजाक उड़ाती हैं। तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए। उसकी दादी ये कहती है कि चलो तीसरे वर्ष में तुम तीसरी श्रेणी, यानी कि तीसरे साल तुम तीसरे डिवीज़न से पास तो हो गए। तो ये पूरी कहानी थी टोपी की। जो टोपी था ना, वो ऐसा नहीं था कि बचपन से ही बेवकूफ़ बच्चा था, वो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था, परंतु वो 2 बार इसलिए फ़ेल हो गया। पहली बार वो इसलिए फ़ेल हो गया था क्योंकि जो मुन्नी बाबू थे ना, उनको कोई ना कोई काम निकल आता था जब भी वो पढ़ने बैठता था, या फिर राम दुलारी कोई ऐसी चीज़ मंगवाती थी जो वो नौकरों से नहीं मंगवा सकती थी। इस तरह वह पहली बार फ़ेल हो गया। दूसरे साल उसे मियादी बुखार हो गया था और पेपर नहीं दे पाया, इसलिए वो फेल हो गया था। तो ये थी टोपी शुक्ला की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और भी चैप्टर समझना होगा तो आप कमेंट कर देना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।